अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेचर ऑफ M+2 एंड M+4 कंपाउंड। मतलब कि आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो कंपाउंड रखते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 4 के। और सबसे पहले जो इसके अंदर एक रूल आता है जिसको हम फेजेंस रूल बोलते हैं, इसको हम डिटेल से देखेंगे। आपके पास फेजेंस रूल क्या होता है बेटा? सबसे पहली बात कि आपके पास फेजेंस रूल बेस करता है ऑक्सीडेशन +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। जो एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, जो कंपाउंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं और जो +4 रखते हैं, उनकी क्या नेचर होती है, वो कौन सी बॉन्डिंग करते हैं और कौन से कंपाउंड कहलाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट्स बताता चलूं, जिस तरह कार्बन और सिलिकॉन है, कार्बन और सिलिकॉन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हाईली स्टेबल होते हैं। और जिस तरह अगर देखा जाए, अगर आपके पास ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज, अगर आपके पास बेटा ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज होगा तो जाहिर सी बात है वो जो आपके पास एलिमेंट है उसका जो साइज है वो स्मॉल हो जाएगा। स्मॉल साइज कैटाइन, कैटाइन का जो साइज होगा वो आपके पास क्या होगा? स्मॉल होगा। और वो फॉर्मेशन करेगा फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। तो वो क्या बनाएंगे? आपके पास कोवैलेंट कंपाउंड बनाएंगे। तो बेटा इसमें आपको मैं समझाता चलूं तो आप देखेंगे, जैसा कार्बन है, कार्बन के फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकंड शेल के अंदर कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मैं कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता हूं तो हमारे पास जो वैलेंस शेल है वो खत्म नहीं होगा जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मतलब कार्बन में +2 चार्ज आएगा। तो अगर जैसे ही इसके ऊपर मैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं, तो अगर आप गौर करेंगे वैलेंस शेल आपके पास क्या हो गया? रिमूव्ड हो गया। तो आपके पास वो जो आयन है, कैट आयन, उसका साइज क्या हो गया? श्रिल हो गया, रिड्यूस। जैसे कि अगर आप देखें, आपके पास इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, तो कार्बन का सिर्फ एक शेल बच जाएगा। वो शेल आपके पास क्या है? फर्स्ट शेल है उसका, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाकी 4 के 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं? रिमूव हो चुके हैं। तो साइज क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, बहुत छोटा साइज हो गया। तो इसी तरह जो आपके पास ग्रेटर चार्ज रखते हैं उनका साइज जो है कैटाइन का वो स्मॉल होता है। इस वजह से वो क्या करते हैं? आपके पास कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं अकॉर्डिंग टू फेजेंस रूल। तो अगर आपके पास लेस पॉजिटिव चार्ज हो, लेस पॉजिटिव चार्ज, तो बेटा तब क्या होगा? जब अगर आपके पास लेस पॉजिटिव चार्ज है तो आपके पास लार्ज साइज होगा। क्या होगा? लार्ज साइज। कैटाइन का जो साइज है वो क्या होगा? लार्ज होगा। और ये जो है ये फॉर्म करेंगे, बनाएंगे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। जैसा मैंने अभी आपको बताया, जिस तरह जनरली कोई भी आपके पास एलिमेंट है, इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इसमें से मैं 2 रिमूव करूं तो आपके पास ये शेल जो है अपनी आइडेंटिटी को क्या करेगा? रिटेन रखेगा, चेंज नहीं करेगा। उसकी आइडेंटिटी वैसी रहेगी, मतलब कि पर इसमें +2 चार्ज आएगा, वैलेंस शेल खत्म नहीं होगा, इसका साइज रिड्यूस नहीं होगा। और जब तक आपके पास पॉजिटिव चार्ज लेस होगा तो आपके पास लार्ज साइज कैटाइन होगा। और जो आपके पास फॉर्मेशन होगी वो आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। ये आपके पास बेसिकली क्या है? फेजेंस रूल है। फेजेंस रूल ये कहता था कि अगर आपके पास ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज होगा तो आपके पास स्मॉल कैटाइन होगा और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, कोवैलेंट कंपाउंड बनेंगे। और आपके पास अगर लेस पॉजिटिव चार्ज होगा तो लार्ज साइज कैटाइन का होगा और आपके पास क्या होगा? फॉर्म ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो इसमें क्या बनेंगे? आयनिक कंपाउंड बनेंगे। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट in the formation of covalent bond and in the formation of ionic bond। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने देखना है कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग और आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो उसको हम देख लेते हैं।
अब हमारे पास जो हेडिंग आएगी, इनर्ट पेयर इफेक्ट in the formation of covalent bond। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में कैसे फुलफिल होता है। जिस तरह बेटा आप जानते हैं कि फर्स्ट टू एलिमेंट हैं कार्बन ग्रुप 4 के, कार्बन एंड सिलिकॉन, इनकी जो है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और दोनों की +4 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मैं कह सकता हूं कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होती है, स्टेबल होती है। जिस तरह बेटा आप जानते हैं कि CH4, जनरली मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट मैं आपको जनरल समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूं। CH4 है, आपके पास एक अकेला कार्बन का एटम है, ठीक है, इसके करीब आए हैं 4 हाइड्रोजन एटम, चले 2 कह लेते हैं पहले क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं इसमें। मैं कहता हूं ये 2 करीब आए हैं इसके, इनकी कोई फील्ड ऑफ फोर्स होगी, मतलब कि जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बन रही होगी ना, उसके अंदर कुछ एक एनर्जी होगी। उस एनर्जी से क्या चेंज आएगा उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखें, अगर आप देखें कार्बन 6 है, जनरली देखें इसकी मैं ग्राउंड स्टेट लिखने लगा हूं। अगर कार्बन की ग्राउंड स्टेट देखी जाए, कार्बन है 2s2 एंड 2p2। अगर प्रॉपर ग्राउंड स्टेट देखें तो कार्बन के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन s में आते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, p में आते हैं। अब होता क्या है, जिस टाइम ये 2 एटम्स करीब आते हैं तो इनकी कोई ना कोई फील्ड फोर्स होगी, ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और इनकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। उस एनर्जी से आपके पास इस s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इसमें आएगा उस फील्ड फोर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके पास जो एनर्जी गैप है बिटवीन एनर्जी गैप बिटवीन 2s एंड 2p सब शेल इज वेरी स्मॉल, बहुत कम एनर्जी गैप है। तो इसकी जो फील्ड फोर्स होगी उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट करेगा और आपके पास ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके मतलब ये हुआ कि आपके पास इसमें जो बॉन्ड बनेंगे वो आपके पास बनेंगे 4 कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहां पे क्या होगा, आपके पास ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। चलें हाइड्रोजन को छोड़ दें, क्लोरीन कर लें आप। क्लोरीन अगर इसके करीब आता है, पहले 2 एटम क्लोरीन के इसके करीब आएंगे, क्लोरीन के 2 एटम इसके करीब आएंगे, इसको फील्ड फोर्स लगाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अनपेयर हो जाएंगे, सारे रीअरेंज हो जाएंगे। तो रीअरेंज होने के बाद आपके पास 4 बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। इनके देख रहे हैं आप, एनर्जी गैप बहुत कम है। ये 2s एनर्जी इस एनर्जी में प्रेजेंट है और 2p जो है वो इस एनर्जी में। इनके अंदर बहुत स्मॉल गैप है एनर्जी गैप, इनका जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही कम एनर्जी गैप होता है। तो आपके पास ये होगा कि जो कार्बन +4 है और सिलिकॉन +4 ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो इसी तरह हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास इनर्ट पेयर इफेक्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो आपके पास आयोनिक बॉन्ड के अंदर इसके अंदर क्या रद्द अमल होगा इसको हम देखते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। हम आयोनिक बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम इसका इफेक्ट देखेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि आपके पास टॉप टू बॉटम जब मूव करें, टॉप टू बॉटम कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, टॉप टू बॉटम हम मूव कर रहे हैं तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से स्टेबिलिटी किसकी तरफ जा रही है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ स्टेबिलिटी जा रही है। तो इसके अंदर 2 पैरामीटर मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किए। वो पैरामीटर ये थे कि आपके पास जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, मतलब कि जो आपके पास एंड में एलिमेंट्स पाए जाते हैं, आपके पास जिस तरह लेड पाया जाता है, टिन मॉडरेटली +2 के ऊपर स्टेबल होता है, बट लेड जो है वो हाईली स्टेबल होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। इसीलिए मैंने आपको डिस्कस किया था आपके साथ पिछली क्लास में कि PbCl4 जो है वो आपके पास डिकम्पोज हो जाता है किसके अंदर,
PbCl2 के अंदर, क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हाईली स्टेबल होती है। इसी तरह मैंने आपका कंपैरिजन करवाया था पिछले लेक्चर के अंदर कि आपके पास थेलियम क्लोराइड, थेलियम ट्राइक्लोराइड किसमें कन्वर्ट होता है आपके पास, थेलियम क्लोराइड के अंदर। तो इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल नहीं होती और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। ये भी आपके पास ग्रुप 3A का सबसे लास्ट एलिमेंट है। तो मैंने इन दोनों का आपको कंपैरिजन करवा दिया था और उसके अंदर मैंने आपको एक इफेक्ट बताया था। वो इफेक्ट क्या था, रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन। मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होती है तो ये डायरेक्टली रिलेट किससे करती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट्स। तो आपके पास जब रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होती है तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसी तरह मैं आपको बताता चलूं कि आपके पास जो पीछे हमने पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता। प्लस जिन कंपाउंड की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ग्रुप 4 में, ग्रुप 4 में जिनकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उनके अंदर नो इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये बात पीछे रह गई थी, मैंने क्या आपको मैं बता दूं, तो उसके अंदर नो इनर्ट पेयर इफेक्ट, उनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता क्योंकि उनमें कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है और चारों इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाते हैं। अब हम देख रहे हैं आयनिक बॉन्ड के अंदर, तो आयनिक बॉन्ड के अंदर रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली रिलेट करती है इनर्ट पेयर इफेक्ट से। तो जिस तरह हम कह सकते हैं इन Pb लेड मोर relativistic contraction is present, तो इसलिए more inert pair effect। और इसमें भी मेन रीजन यही है, आपका मेन रीजन क्या है, एनर्जी गैप। रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से आपके पास स्टूडेंट्स जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप बिटवीन किसके दरमियान, 6s एंड 6p इज वेरी लार्ज, इज वेरी लार्ज। इसके अंदर जो है आपके पास जो एनर्जी गैप है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा लार्ज। जिस तरह आपके पास जनरली मैं कहता हूं 6s है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये मैंने आपके पास एक ग्राउंड स्टेट बना दी है। अब ये 6s है और 6p, इनका एनर्जी गैप क्यों बढ़ा, क्योंकि इनके दरमियान में, इस गैप के दरमियान में, इनके दरमियान में आपके पास d और f ऑर्बिटल्स आ गए, लोअर शेल्स के d और f ऑर्बिटल आ गए। उनके अंदर आपके पास, मैंने आपको कल बताया, उनमें गैप होता है इस तरह, तो इनमें से आपका फील्ड फोर्स ज्यादा गुजर जाती है और जाके इस s ऑर्बिटल को क्या करती है, अपनी तरफ खींचने लग जाती है। तो ये न्यूक्लियस के बहुत करीब हो जाता है, ये न्यूक्लियस के बहुत, और ये दूर होता है। तो इस वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होना बहुत आसान होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपके पास ये क्या कहलाता है, ये इनर्ट पेयर कहलाता है, इनर्ट पेयर। तो मैं यहां से कोट करता चलूं कि अगर आपका रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो स्टूडेंट्स आपके पास इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज करेगा, और अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो आपके पास आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इंक्रीज करेगी। आपके पास आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो हमने सारे लेक्चर को देखा, पीछे हमने आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है, इससे पीछे हमने 2 लेक्चर्स को देखा है जिसके अंदर हमने डिटेल से आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग डिटेल से देखा। फिर हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट को स्टडी किया, फिर इसका डिफरेंट हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टडी किया कि कौन सी स्टेबल है, कौन सी लेस स्टेबल है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस चीज को तमाम को हमने डिटेल से देखा। तो अब मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूं इस चैप्टर के, इस टॉपिक के एंड के तीन की पॉइंट्स हैं कि +2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है
more stable moving down the group। तो डाउन द ग्रुप हम मूव करेंगे तो मोर स्टेबल होगी। तो इसी तरह मैं आपको सेकंड पॉइंट बताता चलूं कि जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक्सप्लेन करती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, और इसी तरह जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक्सप्लेन करती है आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट। ये जगह थोड़ी सी यहां पे कम है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक लास्ट पॉइंट यही है कि अगर आपके पास इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज करेगा, लास्ट की पॉइंट है इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो आयनिक कैरेक्टर या आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी। ये आपके पास थर्ड वन मेन पॉइंट हो जाएगा। नंबर 1 मेन पॉइंट ये है जो आपने रिमेंबर रखना है, नंबर 2 ये और थर्ड ये पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, जिससे तमाम लेक्चर आपको क्लियर होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।